प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन हिंदी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव के। यहाँ पर जितने भी आपके बुक में चैप्टर है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे, और एक चैप्टर से लेकर जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सबकी बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और पहला चैप्टर से लिया गया है आपका कि ईदगाह। ईदगाह से क्वेश्चन पहला बन रहा है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? तो बच्चों के परिस्थितियों पर। ठीक है, बच्चों के परिस्थितियों पर। दूसरा क्वेश्चन है, ईदगाह के शिष्य कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, प्रेमचंद्र है। तीसरा क्वेश्चन है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा था? तो हामिद ने कहा था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या क्या किए? तो क्या किए? अपने अपने खिलौने से खेले। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हैजा की बीमारी से हुई थी। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? क्वेश्चन भी आइए लगाएंगे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ठीक है, 15 पैसे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? नूरे को किससे प्रेम था? तो वकील से प्रेम था। तो इसको भी हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ईदगाह के कह रहा है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो सिपाही खरीदता है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? तो इमली की छाया थी। ठीक है, प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ईदगाह है। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक ही बार कई कई घुमा कर पूछेगा। कह रहा है कि हामिद के दादी का नाम अमीना था। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? तो 3 पैसे में। हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है। चिमटा क्यों खरीदता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीबीआई लगाएंगे। कह रहा है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, सभी पूछा गया क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। 15 पैसे हैं किसके पास? मोहसिन के पास। ईदगाह से इस पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे। ठीक है, कह रहा है कि गांव में ईदगाह कितने कोस दूरी था? 3 कोस। 3 कोस। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? तो ये करता है ईदगाह। ठीक है, कह रहा है कि प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कहानी बाल मनोविज्ञानी पर आधारित है। तो ईदगाह जो आधारित है। कह रहा है कि हामिद ने अपराधी भावने से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तावे से जल जाती है, इसलिए मैं इसे ले लिया। ये उपयोग कथन किस पाठ से लिया गया है? ईदगाह से लिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर से हम बात करेंगे बाल गोविंद भगत। पहला क्वेश्चन बन रहा है, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? क्या ओढ़े रहते थे? काली कंबल ओढ़े रहते थे। आप बोलते चलेंगे जिससे याद होता चलेगा। ठीक है, गर्मियों में किसकी संझा उमझ भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? तो बाल गोविंद भगत। कह रहा है बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते थे? उत्साह मनाने को कहते थे। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या बन रहा है? ठीक है, तो पांचवा जो क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ भेज दिया, लेकिन पतोहू जो थी वह जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो बाल गोविंद भगत कहते हैं कि नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ दूंगा। तो इस कहानी को याद रखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछेगा बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। उसके बाद कह रहा है बाल गोविंद भगत की प्रभावती कब शुरू होती है? तो कार्तिक में शुरू होती है। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है,
कह रहा है बेटे के क्रियाक्रम के बाद बोल बाल गोविंद भगत पोतोहू को कहाँ भेज देते हैं, तो माए के यहाँ भेज देते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कि बेटे के मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई, तो पोतोहू से दिलवाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, कबीरपंथी की कनपट्टी टोपी पहनते थे। उसके बाद कह रहा है कि 11 नंबर बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, तो रेखा चित्र है। काफ़ी बार पूछा गया और VVI क्वेश्चन भी लगाएंगे। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे जाते थे, तो कबीरपंथी के पाठ में दे जाते थे। उसके बाद कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभावती कार्तिक से शुरू होती है और किस महीने तक चलती है, तो फागुन तक चलती है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रामवृक्ष बिनोपुरी द्वारा लिखित पाठ है, तो बाल गोविंद भगत किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामवृक्ष बिनोपुरी द्वारा। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीतीय साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बेटे के मृत्यु के दिन। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की पोतोहू थी, तो पोतोहू थी सुशील थी। याद रखेंगे सुशील, डायरेक्ट याद रखना है आपको। उसके बाद कह रहा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो गंगा स्नान करने जाते थे। क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोदिया में पीवा चमक उठे सखिया ना, ये गाते थे, तो बाल गोविंद भगत गाते थे। कबीर को साहब मानने वाले पात्र है, तो बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था, तो सुस्त था। याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, एक बेटे थे। और वो अपने बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या रहे थे, गा रहे थे। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, तो बाल गोविंद भगत को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो 60 के ऊपर थी। बाल गोविंद भगत को साहब मानने वाले पात्र बाल गोविंद भगत थे। कबीर को, क्वेश्चन यहाँ पर कहेगा कबीर को साहब मानने वाले पात्र कौन थे, तो भगत थे, बाल गोविंद भगत थे। बाल गोविंद भगत क्या थे, तो गृहस्थ थे। कई बार कोई ऑप्शन दे देता है हम साधु थे, तो नहीं लगाना है, गृहस्थ थे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपके कि साधु कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो तो साधु जैसा इनका व्यवहार होता था। तो बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, तो कबीर अर्थात साहब को मानते थे, ठीक है। कबीर को साहब बोला गया है। बाल गोविंद भगत से साहब के, कह रहा है कि साहब के दरबार कितने दूरी पर था, तो कितने दूरी पर था, तो कितने दूरी पर था, तो 4 कोस पर था, ठीक है। 4 कोस पर था, ये इधर उधर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है गंगा कितने कोस के दूरी पर, तो 3 कोस के दूरी पर था। अब गंडक के हुंडरू का झरना से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है, तो ये कह रहा है कि किसका, तो हुंडरू का जल प्रपात में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कह रहा है कि क्वेश्चन की स्वर्ण रेखा नदी रांची धनबाद सिंहभूम बालासोर जिला से होकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद याद रखेंगे कि दानी दान करता है तो गुमान करता, युग युग ना जाने कितने पानी ने दान कर चुका है, इसका कोई अभिमान नहीं है। इस किस पाठ के हैं, तो हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। हुंडरू का जलप्रपात किसका है, तो यात्रा वृत्तांत है, ये कि यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पुरलिया रोड से हुंडरू का जलपात्र की दूरी कितनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको लगाएंगे, ठीक है। VVI क्वेश्चन है। तो ये कितने मील पर दूरी है, 13 मील के दूरी पर है। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर की निवासी सादीगर के अवतार गरीबी के मूर्ति पंकित किस पाठ की है, तो हुंडरू का जलप्रपात है, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात इस अध्ययन में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया, वस्त्र
गया है तो ये बहुलवादी संस्कृति के प्रति ऑप्शन ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ठीक है, कह रहा है कि रांची के हुंडरू का जलप्रपात जो 17 मील के दूरी पे है, स्वर्ण का एक टुकड़ा है तो छोटा नागपुर है। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कमनाथ प्रसाद सिंह काम रचित पाठ कौन है, तो हुंडरू का जलप्रपात किसने लिखा है, तो कमता प्रसाद सिंह ने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद काम भी इनको कहा गया। हुंडरू का पानी किस तरह का चक्कर काटता है, तो सांप की तरह काटता है। साध्य की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका सावधान भी समान हो। यह किसकी पंक्ति है, तो महात्मा गांधी की। उसके बाद कहता है कि किंवदंती के अनुसार कह रहा है किंवदंती के अनुसार हुंडरू के कितने मील के दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुने बड़े प्रपात को देखा है, तो 7। ठीक है, 7 मील के दूरी पर याद रखेंगे। कह रहा है कि उड़ीसा इतना बड़ा प्रपात है न, हुंडरू इतना प्रपात है जहाँ फुट से पानी नीचे गिरता है, तो ये जो है 243। ठीक है, 43। ठीक है, कह रहा है कि स्वर्ग रेखा है तो नदी है, स्वर्ग रेखा एक है तो नदी है। ठीक है, हुंडरू का जलपात पात्र डॉट डॉट संस्कृति के विशिष्ट को उभारने वाला वृत्तांत है, तो आदिवासी के। किसको, आदिवासी के। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात पत्र में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो ये जो किया गया है किसके, पहाड़ नदी जंगल। ठीक है, पहाड़ नदी जंगल याद रखेंगे। कह रहा है कि लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण सुंदरता ऐसा मालूम होता है मानो कि डॉट डॉट समीप पहुंच गया है, तो देवलोक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको देवलोक हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि यहाँ पर हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है, तो कमता प्रसाद सिंह का। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कमता प्रसाद सिंह। अब ठेस से पूछ लिया गया आप क्वेश्चन। ठेस से पहला क्वेश्चन है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसके गिनती नहीं करते थे, सिरचन को नहीं करते थे, तो तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती किसने कहा, तो सिरचन ने कहा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या है, तो कारीगर था। क्या था, कारीगर था। और कह रहा है कि आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई किसने कहा, लेखक की माँ ने। लेखक किससे कहा, तो सिरचन से कहा। इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 नंबर जूम करेंगे थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में किस दिन ची की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, तो दूसरे दिन। कह रहा है 6 नंबर गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, उत्तर जानेंगे बेकार समझते थे। कई बार आपको सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पंचानन चौधरी किसके टोली के थे, तो ब्राह्मण टोली के थे। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किसके पूछ लेते थे, माँ से। ठीक है, उसके बाद गांव के सिरचन को क्या समझते थे, चट्टोर भी समझते थे। ठेस कहानी के नायक कौन है, तो यहाँ पर सिरचन जो है यहाँ पर नायक है। लोग इन्हें बेकार समझते हैं लेकिन ये वास्तव में बेकार नहीं है। कह रहा है दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, तो चीक की। ठीक है, उत्तर होगा चीक की। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, मझली भाभी सिरचन के सूप से क्या फेंक कर चली गई, तो बूंदिया। ठेस क्या है, तो कहानी है एक। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे मिथिलांचल के लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है ठेस से। ये जो है VVI क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम में आपके, कल ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का, यहाँ अभी बोले हमने मिथिलांचल के। कह रहा है 16 नंबर सिरचन ने किसको बेपानी कर दिया, पंचानन चौधरी के छोटे बेटे को। कह रहा सिरचन को घी की दाढ़ी यानी खखोरन के साथ क्या पसंद था, चूड़ा था। कह रहा है कि सिरचन जाति का क्या था, कारगिल था। सिरचन को लोग समझते थे चटोर। ठेस कहानी का पात्र है सिरचन। कह रहा है ठेस
शीश कहानी में माँ किसके कार्य में व्यस्त थी? पकवान बनाने में। कह रहा है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? तो मोहर छाप वाली धोती का। ठीक है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? मानू दीदी ने। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछा गया है, सिंपल से है, याद रखेंगे। ठीक है, मोहर छाप धोती कितने में आते हैं? 8 रुपये में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फरीश्वर रात रेणु की कहानी है तो ठेस है। ठेस किसने लिखा है? तो फरीश्वर रात रेणु ने। तो यहाँ पर जो जितने भी बने तो आपने कितना में कितना सही किया, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 चैप्टर किए आपने, 3 चैप्टर में अभी तक कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर चुके हैं? ठीक है, और कितने गलत हो चुका है? ठीक है, बताइएगा। और कह रहा है कि अशोक का शस्त्र जो होता है, यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इसके द्वारा जो होते हैं अशोक जो होते हैं अपना युद्ध छोड़ देते हैं। ठीक है, धम्म महापात्र को यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन करा, अशोक का अस्त्रत्याग किस पाठ में किसने कहा? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा अहिंसा मेरी धर्म रहेगा, अशोक ने कहा था। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण कर लिए थे? पीले। ठीक है, वहाँ पर कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अंतिम दीपकर ने। 5वां नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शिष्य एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया? अहिंसा के महत्व पर। कह रहा है कि यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि 4 साल के युद्ध के पश्चात कौन जीत नहीं सका? कलिंग। ठीक है, कलिंग। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अशोक शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर लेखक का नाम है वशीधर श्रीवास्तव। याद रखेंगे, कलिंग महाराज। कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा था। कह रहा है कि फेंक कर चले जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। VVI क्वेश्चन है, लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि बुधुष्ट। कह रहा है कि बुधुषण गच्छमि किसने कहा? अशोक ने कहा। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 4 साल। और कलिंग जो होता है यहाँ पर कह रहा है कि कलिंग का युद्ध जो होता है कहाँ हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 12 नंबर, स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या है? तो आत्मसमर्पण। पर कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मैं स्त्रियों पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा, अशोक ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि कलिंग युद्ध दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकल जाती? तो स्त्रियों की। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पति अशोक ने कहा था। कलिंग संबंधित है किससे? तो पद्मा से। 4 साल चला उत्तर कलिंग का युद्ध जो है, यहाँ पर 4 साल चला। 4 साल क्या चला? कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने दिया था। कह रहा है कि पद्मा संबंध है कलिंग युद्ध से। कह रहा है मुझे अपने पिता का बदला लेना है, किसने कहा? तो पद्मा ने कहा। ठीक है, यहाँ पर पद्मा कौन है? तो कलिंग महाराज की बेटी है। अशोक का शस्त्र त्याग क्या कह रहा है कि गद की कौन सी विद्या है? तो एकांकी है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक दिए? पद्मा के। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की तुम्हारे सामने खड़ी है, किसने कहा था? तो पद्मा ने कहा। किससे? स्त्रीय सैनिकों से। ठीक है, कह रहा है कि अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि यह जो थी स्त्रियाँ थी, अशोक नहीं चलाना चाहते थे। कह रहा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं जानेंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये जो है PDF कहाँ से मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम जो होगा चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको PDF जो हो जाएगा फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहाँ से ज़रूर कीजिएगा और इसको रट जाइएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। कह रहा है कि
चिंता को लोग क्या समझते हैं, तो चीता समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार की पंक्तियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था, तो नितेश ने कहा। ठीक है। कर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इस पाठ में कहा गया, जिसने किसी ने पंच पिता ने पकड़ लिया, उस बेचारों को लगी डॉट लगी है, तो क्या लगी है, तो उत्तर में खराब हो जाती। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कह रहे हैं यहाँ पर सभी संतुलन जीवन के लिए के प्रति एक दृष्टिकोण की विकसित करने का इस पाठ से मिलती है, तो तू ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से मिलती है। कह रहा है किनके विभव की वृद्धि की वकील साहब का कलेजा जलता था। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगाएंगे। कह रहा है बीमा एजेंट की। कह रहा है किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है, शगुण का ह्रास। ईर्ष्या का संबंध किससे है, तो प्रतिद्वंद्विता से। प्रतिद्वंद्विता का मतलब क्या होता है, कंपटीशन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर देश के दास को कौन भोगता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है। कह रहा है 9 नंबर ईर्ष्या का संबंध है, तो उत्तर में जानेंगे तो प्रतिद्वंद्विता से यानी कंपटीशन से। कह रहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, ये किसने कहा, तो ईश्वर प्रेमचंद्र विद्यासागर ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे। 10 नंबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर कि ईर्ष्या को क्या कहा गया, अनोखा वरदान कहा गया है। दिनकर किस रचना के नाम से जुड़ा है, रामधारी सिंह दिनकर। नेपोलियन की स्पर्धा क्या है, तो सीजर से है। उसके बाद यहाँ पर हमें नहीं होना चाहिए ईर्ष्यालु। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद यहाँ पर लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। निंदा की माँ क्या है, तो ईर्ष्या है। कई बार सब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। कर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे, तो बीमा एजेंट रहते थे। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं। कह रहा है कि 18 नंबर ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है, तो ईर्ष्या के हृदय को जिसका जन्म होता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है, तो बिहार में हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर रहा है वकील साहब, उत्तर में जानेंगे ईर्ष्यालु। निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, कई बार पूछा गया है, तो निंदा है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है, तो उत्तर होगा कवि है। ठीक है, क्या है, कवि है। कह रहा है 24 नंबर, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो आकर हमारे चारों ओर भिनभिनाती है। ये पंकित है नीतीशे की है। 25 नंबर, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहता था, वकील साहब रहते थे। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के निबंध ईर्ष्या तू ना गई मेरे मान से टिप्पणी करता है, तो रोजमर्रा के व्यवहारों पर। लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, तो ईर्ष्या है। कह रहा है कि विक्रमशिला से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय है, तो भागलपुर है। कह रहा है भीष्णु वर्ग में रहने के बाद आश्चर्य मानक शिष्य को सैन्ध्व सिद्धांत पर परिचित कराते हैं, तो क्या कराते हैं, तो पुत्रवध मानकर। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया, तो तुर्कों के। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, राजा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल के शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध काल के हैं। कह रहा है आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे, तो खगोल क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। कह रहा है 10,000 छात्र और 10,000 अध्यापक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, विक्रमशिला विद्यालय में प्रांगण में कितने महाविद्यालय है, 6 है। कह रहा विक्रम विश्वविद्यालय के आश्रय कुलपति हरिचंद्र है। विक्रम
शिला के कितने अध्यापक है? 10,000 है। विक्रम करे विक्रमशिला के पुनर्स्थी खनन के दौरान भूमि स्पर्श मृदा किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? भगवान बुद्ध की। ठीक है, भगवान बुद्ध की। यहाँ पर अब बात करेंगे हम। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कक्षा की व्यवस्था समय निर्धारण के अलग से कौन नियुक्त होते हैं? तो आचार्य है। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई से प्राप्त एक सील का स्थापना किसने किया गया है? तो बिरज बर्ज ने। ठीक है, कह रहा है 14 नंबर लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? अंतिम दीपकर ने। कह रहा है यहाँ पर विक्रमशिला आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था? पाल वंश के। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था? 13वीं शताब्दी तुर्की के द्वारा हुआ था। विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मृदा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? 4.5 फुट। उसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे और क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में पूर्वी एशिया के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र पर बन चुका है विक्रम विश्वविद्यालय। कह रहा है विक्रम विश्वविद्यालय का सर्वनाश किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो मिलता है, उत्तर जानेंगे तबकात ए तसीरी। अब जानेंगे दीदी की डायरी। ठीक है, अब ये चैप्टर से दीदी की डायरी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं चलिए जानते हैं। पहला कह रहा है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो भैया ने बनाया। ठीक है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि दीदी की डायरी इस पार्ट में किसके जादू को करिश्मे को देकर संजू अहिंदी मचल गई? तो दीदी के। ठीक है, उत्तर होगा दीदी के। गौर से पढ़ेंगे। कह रहा है दीदी की डायरी से इस पार्ट में किसके जादू को करिश्मे को देकर संजू यहाँ पर लिखा हुआ है, संजू अहिंदी मचल गई? तो दीदी के। ठीक है, कह रहा है दीदी के। उसके बाद दीदी के डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन 1997। ठीक है, कैसा दिन था? तो पिकनिक का दिन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो दीदी से मिली। दीदी की डायरी हिंदी अगर पूछ दे कि किस विद्वान से मिली, तो ये जो मिली महात्मा गांधी से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है? तो नई विद्या है। कैसी विद्या है? संजू स्वभाव से कैसी है? तो हंसमुख है। क्या है? हंसमुख है। सत्य के प्रयोग पुस्तक की रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। किसने किताब पढ़ने का शौक कह रहा है शौक है? तो संजू को। कह रहा है कि भैंस को दूध लेना या कसीदारी करवानी है, किसने कहा था? तो मालिक ने कहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है। कह रहा है कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में हो गई थी? नील की। उसके बाद संजू की दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वह किस महीने के थे? तो जनवरी के थे। संजू की डायरी लिखने के प्रेरणा किस महापुरुष से मिलते हैं? तो बापू से यानी महात्मा गांधी से। 8वीं कक्षा में पढ़ती है संजू। कर संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो 8वीं क्लास में पढ़ती है। ठीक है, संजू पिकनिक मनाने गई थी 3 जनवरी 1997 को। ठीक है, कह रहा है किताब पढ़ने का शौक है? तो संजू का है। ठीक है, किसने हट करते हुए कहा कि दादी अपनी डायरी लिखा दो ना? संजू ने कहा। ठीक है, दीदी। ठीक है, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। तो स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश थी? चटपटी पुस्तक की। तो चांद नमक पुस्तक किसकी कहानी है? तो जापानी लड़की की। संजू को उसके बचपन पर क्या उपहार मिला? तो जन्मदिन पर क्या मिला भाई? तो पुस्तक मिला। कह रहा है कि दीदी की डायरी से पार्ट में 4 जनवरी 1997 को क्या थी? तो रविवार थी। उसके बाद यहाँ पर दीदी की डायरी से कक्षा में चुपचाप कौन बैठी थी? तो मंजू बैठी थी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है निबंध निराला। ठीक है, निबंध निराला। कह रहा है पहले इसमें हमने बात किया था हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्या कह रहा है कि कथा नियुक्तिसिम का क्रोमी को किसने परिवार किया था? निबंध निराला। दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला के
दीनबंधु निराला के पाठ के लेखक है तो आचार्य शिवपूजन सहायक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्ति और जीवन के अनूठे पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ में किया गया है? तो ये जो किया गया है दीनबंधु निराला में कलकत्ता क्या है, कलकत्ता क्या है तो महानगर है। इच्छा पूर्ति करने वाले काल्पनिक पेड़ को कहते हैं कल्पतरु कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि दमकती दाढ़ी दशनावली किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला करा भगवद विभूति किन्हें खूब मिलती है? तो निराला जी को। कि कोलकाता है तो कोलकाता में है तो एक बेलू मठ है, ठीक है, बेलू मठ है। उसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे क्या कर रहा है, यहाँ पर 9th नंबर कर रहा है यचो के लिए कौन अल्पतरु था? निराला था। कह रहा है दीनबंधु निराला पाठ निबंध है। कह रहा है कि आचार्य द्वारा ये दीनबंधु निराला लिखे हैं। दीनबंधु निराला किसके नाम से जोड़ा गया? निराला जी के। दीनबंधु किसके नाम से जोड़ा गया? तो निराला जी के। किसके पास धन का अल्प वधु तट ही टिका था? कह रहे उत्तर में जो होगा क्या कर रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। 14 नंबर विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासी के साथ निम्न में से कौन सा जाया करते थे? निराला जी, ठीक है, निराला जी। यहाँ पर कह रहा है भगवान को संतुष्ट करने का सर्वप्रथम उपाय क्या है? दिनों का सच्चा बंधु जो रहीम दिन्हे लखे दीनबंधु सम होय किसके प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति है? तो रहीम की, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के भी से। कह रहा है आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि निराला के व्यक्ति और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को उद्घाटन करता है दीनबंधु निराला। धन किनके पास अतिथि के समान अल्पतरु तक ही टिकने आता है? तो ये जो था निबंध निराला का, दीनबंधु फिर वो निबंध हो गया ना, दीनबंधु निराला का। यहाँ पर 20 नंबर है। कह रहा है दीनबंधु निराला जो होते हैं यहाँ पर बगिए समाज में किस तरह का घुल मिल जाते हैं? तो दूध मिश्री की तरह, ठीक है, दूध मिश्री की तरह, ठीक है। अब जानते हैं अब खेमा के बारे में, यहाँ से जानेंगे हम। खेमा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं चलिए जानते हैं। बाल गोविंद क्या क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है तो खेमा है। कह रहा है मुक्ताकांक्षी होटल के मालिक कौन थे? तो काशी थे। कह रहा है ठीक है पर कसरा के उसके रुपये लौटाना पड़ेगा किसने कहा? खेमा का पिता ने। उसके बाद कह रहा नियति का अर्थ क्या होता है? तो भाग्य होता है। क्या होता है? तो भाग्य होता है। किस कारण खेमा की पिटाई की गई? तो बर्तन साफ ना करने पर। कह रहा है कि 6 नंबर खेमा के पिता ने भरण पोषण के लिए दायित्वों के मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? तो 4 बेटों को बेच दिया था। कह रहा है खेमा के सिर्फ कहानी के केंद्र कौन थे? तो बाल मजदूर। खेमा के कितने वर्ष का दिखता था? 8-9 वर्ष का। मुक्ताकांक्षी होटल का मालिक कसारा था। ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो देता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है खेमा की लंबाई थी लगभग 3.5 फुट का। कसारे के बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंच गया था? तो आधे घंटे बाद। मुक्ताकांक्षी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किससे लाया था? तो खेमा को लाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हौसले के उड़ान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं जानेंगे। तो क्या कर रहा है ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किससे लगा? तो बेटियों को, ठीक है। और कह रहा है बिहार के बेटियों का साधारण विशेषता का उद्घाटन किसने किया? हौसले के उड़ान। गुड़िया का घर किसके जिला में है? रोहतास जिले में। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। कदम किस जिले के रहने वाली थी? मुंगेर, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर के दौड़ से कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला।
नरेगा कार्यक्रम के ठेकेदार सामने बच्चों को जुलूस के नेतृत्व के रूप में कौन सी खड़ी हो गई? तो कदम हो गई, ठीक है, कदम जो वो खड़ी हो गई, ठीक है। जैनब आत्मसमर्पण लड़कियों को किस प्रतीक्षा कराती थी? तो कराटा कराती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पाठ में निबंध है, निबंध जो है हौसले की उड़ान क्या है? तो निबंध है। कदम किस जिले की निवासी थी? तो मुंगेर के। उत्प्रेरणा केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपने नामांकन कहाँ करवाया था? गांव के स्कूल में। करे राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता के प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी? तो सोनी गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, कह रहा जैनब खां के पिता का नाम क्या था? तो जैनब खां के पिता का नाम फूल बीवी था, कॉफ़ी बीवी यही है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हौसले की उड़ान से पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो गुड़िया के। कदम अपनी उम्र की बच्चियों से क्या है? अलग है। कदम के पिता का नाम क्या है? जितेंद्र माझी। 17 नंबर क्वेश्चन है, शोषित वंचित के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहती है? तो मानवांचित। कर्पूरी ठाकुर से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जननायक जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। गिरफ्तार के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जिले में बंद कर दिया गया? दरभंगा। गिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा गया था? तो ऊपर कहाँ लिखा गया था? तो सचिवालय में लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस जिले में हुआ? तो पिथौर जिले में। पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किया गया? 23 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव में हुआ तो 1992 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा कल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बन चुके थे? 2 बार। कर्पूरी ठाकुर के आईए की परीक्षा कब पास की? 1942 में, ठीक है। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? इंतजार। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में बंद किया गया? दरभंगा जेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ से तो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है। कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया था तब उसकी उम्र क्या थी? तो 6 वर्ष की थी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो उप मुख्यमंत्री तो 1967 में। कर्पूरी ठाकुर के कॉलेज त्याग किस सन में हुआ था? 1942 में। 1952 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजयी हुए थे, तो कहाँ से हुए थे? समस्तीपुर के ताजपुर के विधानसभा से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। किस पीड़ित व्यक्ति को कंधे पर उठाकर करीबन 5 किलोमीटर के पैदल चलकर उसने अस्पताल पहुँचा दिया? किसने पहुँचाया था? तो कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी भारत माता परतंत्रा की पीड़ा से करा रही है और मैं विद्यार्थी के लिए अपनी पढ़ाई करूं, यह कथन कर्पूरी ठाकुर का है, ठीक है। करा मैं शंकर का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध। कि कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? तो 12 अगस्त 1987 को। कह रहे कर्पूरी ठाकुर के दरभंगा को व्यवस्था के खिलाफ किस संगठित करना शुरू किया? तो कैदियों का। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो हृदयाघात के कारण हुआ। अगस्त क्रांति कब हुआ था? तो 1942 में होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस जिला में होता? समस्ती नामक किनका उपनाम है? तो कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से। अब चिकित्सा का चक्कर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से अब जानेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जितने बन रहे हैं सबको हम जानेंगे पारी पारी से, ठीक है। करा लेखक बेडर बनारसी के कितने रसगुल्ले खाए? तो 6। उसके बाद लेखक बेडर बनारसी कितने बजे नींद खुली? तो 3 बजे रात को। बेडर बनारसी का यहाँ
वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए थे, तो पालकी से लाए थे। चिकित्सा का चक्कर है तो हास्य व्यंग्य है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दंत चिकित्सा के लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितना, 3 रुपया। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे लेने आई थी। इस पाठ की पंक्ति है चिकित्सा का चक्कर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है लुकमान नामक एक स्थान था हाकिम का, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर कि राय कृष्णदास हफ्ते में कितने बार दाढ़ी बनवाते थे, 9 बार यार। कह रहा है कि चूहेनाथ कातरजी के FRCS कहाँ से की, तो लंदन से। बेडर बनारसी की रचना चिकित्सा का चक्कर द्वारा रचित है। बेडर बनारसी निम्न में से पाठ की विद्या है, तो वह जो है चिकित्सा के चक्कर, ठीक है। चिकित्सा का पाठ में हाकिम साहब सिर पर क्या था, तो बनारसी लोहे की तरह टोपी थी, ठीक है। यहाँ से बन जाते हैं आपकी कविता जो होते हैं वहाँ से, जो जैसे कि पहला चैप्टर जो आपकी कविता दिया हुआ है, तू जिंदा है तो जीत कर जिंदगी की यकीन में, तो यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों की दुआ, करमवीर, ये सभी जो है यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पीपल के पेड़, कवि के पद, उसके बाद खुशबू रचते हाथ से, उसके बाद और भी है झांसी की रानी, सुधरता चरित्र, ठीक है, रा भटके के हिरण, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम में ज्वाइन होकर क्या करना है, इस PDF को ले लेना है। नहीं तो आपको नहीं ज्वाइन हो सकते हैं, तो इस नंबर पर आपको, ठीक है, क्या करना है, SMS कर देना है, जिससे हम आपके DM में भेज देंगे, आपके WhatsApp पर भेज देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।